पिछले पाठ में जो है आहार नाल में पाचन के बाद भोजन को अवशोषित होकर परिवहन द्वारा कोशिकाओं में जो पहुंचता है और जो उसमें कुछ ऐसा पदार्थ होता है जो शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो आज जो है हम लोग उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उत्सर्जन जो है जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन जो है क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ये जो पदार्थ होते हैं शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। उत्सर्जन पदार्थ में जैसे है अमोनिया, यूरिया या यूरिक अम्ल जो होता है, ये शरीर के लिए क्या होते हैं, बहुत हानिकारक पदार्थ होते हैं। अगर इसका शरीर से निष्कासन नहीं होगा तो ये जो है उस जिस व्यक्ति में ये उत्सर्जन नहीं होगा उस व्यक्ति का क्या हो सकता है, जान जा सकती है। तो जैसे उत्सर्जित पदार्थ में आप लोगों को बताया कि अमोनिया, यूरिया या यूरिक अम्ल, ये जो हैं उत्सर्जित पदार्थ हैं, ये जो अत्यधिक घुलनशील, अमोनिया जो है जल में क्या है, अत्यधिक घुलनशील पदार्थ होता है। तो जो जल में जीव रहते हैं उनका तो शरीर से जल में उत्सर्जन अमोनिया के तो हो जाता है, लेकिन जलीय जंतुओं को विशेषकर अकशेरुकों में अमोनिया का शरीर से जल में निष्कासन शीघ्रता से हो जाता है, परंतु जो स्थल पर रहते हैं, है ना, तो उनके शरीर में जो है ये निष्कासन नहीं होता है। तब क्या होता है कि अमोनिया जो है अति शीघ्र यूरिया में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। और जो है यूरिया में जब परिवर्तित हो जाता है तो ये जो है उत्सर्जन के माध्यम से, है ना, मतलब कि वृक्क से होते हुए जो है शरीर से बाहर निकल जाता है। अमोनिया बहुत जो है हानिकारक है, उससे कम हानिकारक जो है यूरिया है ना। यूरिया जो है अमोनिया के अपेक्षा कम हानिकारक है। यूरिया अमोनिया की अपेक्षा ज्यादा जटिल परंतु कम विषैला यौगिक है। स्थलीय जंतुओं में सामान्यतः नाइट्रोजनी पदार्थों का शरीर से निष्कासन यूरिया के रूप में ही होता है। यानी हम लोगों के शरीर से अमोनिया जो यूरिया में बदलकर निष्कासन होता है वो यूरिया के रूप में ही निष्कासन होता है। जटिल बहुकोशिकीय जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए विशेष रचनाएं पाई जाती है ना। मतलब कि जैसे हम लोग मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी जो है, इस सब जीवों में उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकलने के लिए एक विशेष अंग होता है ना। तो इस विशेष अंगों के द्वारा जो है यूरिया शरीर से बाहर निकल जाती है। मनुष्य में उत्सर्जन जो है मनुष्य और समस्त वर्टिब्रेटा संघ के जीवों में वृक्क सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। क्या है? वृक्क जो है सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। इसके द्वारा बहुत से जो उत्सर्जी पदार्थ हैं शरीर से बाहर निकलते हैं। तो वृक्क के से संबंध अन्य रचनाएं जो उत्सर्जन में भाग लेती हैं, उत्सर्जन में भाग लेने वाली जो रचना है उसमें है मूत्रवाहिनी, है ना, इसके बाद में मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग। मनुष्य में एक जोड़ा क्या होता है, वृक्क होता है, जिसको आप लोग किडनी के नाम से ज्यादा सुनते हैं, है ना।
वृक्क जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। नहीं कहता है लोग कि ये किडनी फलाने को क्या हो गया, खत्म हो गया है, तो क्या हो जाएगा, दूसरा भी खत्म हो जाएगा तो आदमी मर जाएगा, क्योंकि ब्लड में इतना उत्सर्जी पदार्थ हो जाएंगे कि वो आदमी को जीना संभव नहीं होगा। तो मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होता है और प्रत्येक वृक्क उदर गुहा की पृष्ठीय देह भित्ति से सटे हुए कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं, है ना। और जो बायां वृक्क जो होता है दाएं वृक्क के अपेक्षा कुछ ऊपर स्थित होता है ना। दाएं वृक्क के अपेक्षा बायां वृक्क जो है कुछ ऊपर स्थित होता है। प्रत्येक वृक्क जो है ठोस गहरे भूरे लाल रंग के होता है तथा इसका आकार सेम के बीज आप लोग देखे हैं, तो वृक्क का आकार जो होता है सेम के बीज की तरह होता है। यह करीब 10 cm लंबा और 5 या 6 cm चौड़ा तथा 2.5 से 4 cm मोटा होता है। वृक्क की बाहरी सतह जो होता है उन्नतोदर तथा भीतरी सतह नतोदर होता है और वृक्क की भीतरी नदोत्तर सतह हाइलम कहलाती है। वृक्क की भीतरी सतह क्या कहलाता है? नदोत्तर होती है। और वृक्क की भीतरी जो नदोत्तर सतह जो है उसको क्या कहते हैं? हाइलम कहलाता है। इसी जगह से वृक्क धामनी, उसी जगह से क्या होता है? वृक्क की धामनी निकलती है ना, या प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है। और इसके बाद में क्या होता है कि वृक्क की आंतरिक जो संरचना होता है, ये प्रत्येक वृक्क जो है बाहर से संयोजी ऊतक तथा अरेखित पेशियों से बना एक पतले कैप्सूल से क्या होता है? ढका होता है। और प्रत्येक वृक्क में एक बाहरी प्रांतस्थ भाग तथा एक भीतरी अंतस्थ भाग होता है। यह जो है 15 या 16 पिरामिड जैसी रचनाओं का बना होता है। जो वृक्क है ये 15 या 16 पिरामिड की रचनाओं जैसा, मतलब रचनाओं की तरह बना होता है। यह जो है नेफ्रॉन या वृक्क नालिकाएं कहलाती हैं। नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन क्या है? वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। वृक्क के कार्य क्या है? वृक्क द्वारा मूत्र निर्माण या उत्सर्जी क्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण है इसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये जो इस पहला कार्य है, वृक्क का पहला कार्य है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यह जो है दूसरा कार्य जो है ट्यूबुलर पुनर्वशोषण और तीसरा जो है ट्यूबुलर श्रवण, है ना। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है ये क्या करता है कि ग्लोमेरुलर एक छानना की तरह कार्य करता है। छानना पत्र आप लोग देखे होंगे, तो ये जो है ब्लड को जो है उत्सर्जी पदार्थों के क्या करता है? ये छानता है। तो यह जो है छानना का कार्य करता है। अभी वाही धामनी का
जिसका व्यास अफवाही धमनिका से अधिक होता है, रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि ग्लोमेरुलस में लाती है। और ये पदार्थ क्या होता है कि बोमैन संपुट की पतली दीवार से छनकर क्या होती है कि वृक्क नालिका में चले जाते हैं और अपवाही धमनिका का व्यास कम होने के कारण ग्लोमेरुलस में रक्त पर दबाव बढ़ जाता है। यानी ये धमनिका पतला होने के कारण रक्त में क्या हो जाता है, दबाव बढ़ जाता है, और दबाव बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि जिसके फलस्वरूप छानने की क्रिया उच्च दाब पर होती है। और जब फिल्ट्रेशन को कराए कि उच्च दाब में फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, तथा प्लाज्मा के साथ सभी लवण, ग्लूकोज और अन्य पदार्थ भी छानते हैं, है ना। ये क्या क्या छानते हैं, ग्लूकोज, लवण, है ना, और अन्य पदार्थ भी छानते हैं। तो कोशिकाएं एवं प्लाज्मा प्रोटीन बोमन सैंपुट होता है, जो बोमन सैंपुट जो होता है उससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि वो भीति के लिए अपरागम्य होते हैं। इस फिल्ट्रेट को क्या कहते हैं, इस फिल्ट्रेट को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। और दूसरा कार्य इसका है कि ट्यूबुलर पुनर्वशोषण, है ना। दूसरा कार्य इसका है कि कभी कभी नालिका क्या होती है कि कोशिका से कुछ उत्सर्जित पदार्थों को क्या करता है कि इसी समय कोशिकाएं उन पदार्थों को शोषित कर लेती है। क्या कर लेती है, शोषित कर लेती है। और शोषित करने के बाद जिनकी आवश्यकता होती है तथा जिन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है, तो क्या करती हैं, तथा जिन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें छोड़ देती है ना। जिन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें छोड़ देती हैं। साधारणतः सारा ग्लूकोज पुनः शोषित हो जाता है, यानी ग्लूकोज को शोषित कर लिया जाता है और बाकी नाइट्रोजनी पदार्थ को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। जल की अधिकांश मात्रा का भी शोषण एवं माने जल का अधिकांश मात्रा क्या करता है, शोषण हो जाता है, और बाकी जो बचता है उसे उत्सर्जन से निकल दिया, मतलब छोड़ देना का मतलब उसको निकाल दिया जाता है। और जो दूषित पदार्थ का उत्सर्जन, मतलब दूषित जो पदार्थ बच जाता है उसका क्या हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। तीसरा ट्यूबुलर श्रवण, मतलब वृक्क का कार्य। तीसरा जो ट्यूबुलर श्रवण है, कभी कभी नालिका की कोशिका से कुछ उत्सर्जित पदार्थ भी स्रावित होकर फिल्ट्रेट से मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कि नालिका की कोशिका से कुछ उत्सर्जित पदार्थ भी स्रावित होकर फिल्ट्रेट से मिलता है। अब इस फिल्ट्रेट को ब्लाडर मूत्र कहते हैं। यह मूत्र नालिका से होकर गुजरता है और तथा मूत्राशय में जमा होता है। यहाँ आप लोगों को दिखाया गया है ना, मूत्राशय में ये जमा होता है और जमा होने के बाद तथा मूत्राशय में जमा होता है एवं समय समय पर मूत्र मार्ग के छिद्र द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क नालिका द्वारा अवशोषित होने वाले पदार्थ जैसे ग्लूकोज तथा एमिनो अम्ल रक्त केशिकाओं द्वारा पुनः
अवशोषित कर लिए जाते हैं, है ना। रक्त नलिकाओं द्वारा पुनः क्या कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। और ये वृक्क शिराओं द्वारा रक्त प्रवाह में पहुंचते हैं। जो पदार्थ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्षण नहीं पाते हैं, है ना, जो पदार्थ ग्लोमेरुलर में क्षण नहीं पाते हैं, रक्त के साथ अपवाही धमनिका की कोशिकाओं में होते हुए पुनः रक्त प्रवाह में पहुंच जाते हैं। तो मूत्र की बनावट जो है, मूत्र में साधारणतः क्या पाया जाता है, जल, यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड विद्यमान होते हैं, है ना। अगर एक मनुष्य 24 घंटे में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन का आहार के रूप में लेता है, मान लीजिए एक आदमी 100 से 80 ग्राम तक अगर प्रोटीन आहार लेता है, तो उसके मूत्र की प्रतिशत मात्रा निम्नलिखित होगी। क्या होगी, उसके मूत्र में जो है जल 96% एवं ठोस जिसको सोलाइड कहते हैं 4%, जिसमें यूरिया 2% तथा अन्य पदार्थ भी 2% होंगी। यूरिया प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का उत्पाद है। यूरिया क्या है, यूरिया जो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का उत्पाद है और यह एमिनो अम्ल से बनता है। यूरिया जो है किससे बनता है, एमिनो अम्ल से बनता है। यूरिया की सामान्य मात्रा 100 ml रक्त में 30 mg मानी जाती है। यूरिया की सामान्य मात्रा क्या मानी जाती है, 100 ml अगर आपका ब्लड है, रक्त है, खून है, तो 30 ग्राम मानी जाती है। यूरिक अम्ल जो होता है रक्त में, इसकी सामान्य मात्रा 2 mg से 3 mg प्रत्येक 100 ml में होता है। यूरिक अम्ल की मात्रा जो होती है क्या होती है कि 2 mg से 3 mg। यूरिक अम्ल जो होता है सामान्य मात्रा में 2 mg से 3 mg प्रत्येक 100 ml में पाया जाता है। प्रतिदिन करीब 1.5 से 2 ग्राम यूरिक अम्ल जो है मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है। मूत्र का पीला रंग इससे स्थित रंजक यूरोक्रोम के कारण होता है ना। मूत्र में पीलापन होने का कारण क्या है, यूरोक्रोम का उपस्थित होना, यानी यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का रंग पीला होता है। तो बच्चे हम लोग जो है ध्यान देंगे, उत्सर्जन में जो है किस किस पदार्थों का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन पदार्थ में किस किस पदार्थों का उत्सर्जन होता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, है ना। ध्यान आप लोग नहीं दिए। तो जो है इससे जो है अमोनिया, यूरिया या यूरिक अम्ल जो है उत्सर्जन के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। और जो है जटिल इसमें देखते हैं आप लोग जो है, ये सीरा है, ये क्या है, सीरा है, और ये साइड में क्या है, धमनी है। यहाँ आप देख रहे हैं ये वृक्क जिसको किडनी बोलते हैं, है ना, क्या है ये, किडनी है। मान लीजिए ये 2 किडनी है, अगर एक फेल होता है तो एक काम करता है ना। एक अगर कभी कभी बहुत लोगों को होता है कि एक मतलब कि फेल होता है तो दूसरे किडनी पर कुछ दिन तक जीवित रहते हैं। अगर दोनों फेल होता है तो उनको मारना निश्चित हो जाता है, क्योंकि शरीर में इतना उत्सर्जित पदार्थ उनके ब्लड में हो जाएगा
कि ये जो है जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। और जो है ये देख रहे हैं मूत्रवाहिनी है, इसमें जो यहाँ वृक्क से सीधे यहाँ मूत्राशय में आता है, तो ये जो है इससे उत्सर्जी पदार्थ होते हुए शरीर से बाहर निकल जाता है। और इसमें जो है संग्राहक नली भी होती है, जो अंत में मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है। और वृक्क नालिका के काय में एक समिस्त और दूरस्थ कुंडलित भाग होता है ना, जो है एक कुंडलित भाग होता है, जो समीपस्थ भाग नीचे आकार अवरोही चाप बनता है। क्या बनता है? अवरोही चाप बनता है। और चापों के बीच के एक विशेष भाग को हेनले का चाप कहते हैं। उस विशेष भाग को क्या कहते हैं? हेनले का चाप। यानी एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था? हेनले, उसी के नाम पर हेनले का चाप बोलते हैं। अधिरोही चाप आगे की एक संग्राहक नालिका में खुलती है और इस प्रकार अनेक संग्राहक नालिकाओं के मिलने से सामान्य संग्राहक नली जो होती है बनता है, जो अंत में मूत्रवाहिनी में खुलती है, या मतलब जुड़ जाती है, मूत्रवाहिनी से जुड़ जाती है। तो बच्चे हम लोग जो है वृक्क के बारे में पढ़े, और जो है वृक्क से जो है उत्सर्जी पदार्थ के बारे में पढ़े, और जो है उत्सर्जी पदार्थ में उत्सर्जी पदार्थों का शरीर से निष्कासन अनिवार्य है ना। शरीर से उत्सर्जी पदार्थों का है ना निकालना अनिवार्य है। अगर ये पदार्थ उत्सर्जन के माध्यम से अगर शरीर से नहीं निकलते हैं तो कई प्रकार की बीमारियां हो जाएगा और आदमी क्या हो जाता है? मर जाता है। तो इनके निष्कासन से ऊतकों के आंतरिक वातावरण में एक स्थिरता स्थापित होती है। अगर ये नहीं निकलेंगे तो जो ऊतक है उनमें स्थिरता नहीं रह जाएगा, जिससे विभिन्न शारीरिक क्रियाएं सुचारू रूप से संपादित होती रहती हैं। मतलब कि उत्सर्जन होते रहने से जो है शरीर के विभिन्न क्रिया करने वाले कोशिका हैं उसका सुचारू रूप से कार्य होते रहता है। और जैव रासायनिक क्रियाएं जलीय माध्यम में ही होते हैं। जैव रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं किस माध्यम में होते हैं? जलीय माध्यम में ही होती रहती हैं। अतः शरीर में जल की संतुलित मात्रा का होना भी अनिवार्य है। तो हम लोगों के शरीर में जल की संतुलित मात्रा ही रहना चाहिए। अगर संतुलित मात्रा से जल अधिक भी रहता है तो शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है। तो संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है वह जल संतुलन कहलाता है। संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है क्या कहलाता है? जल संतुलन कहलाता है। तो सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रियाएं साथ साथ क्या होती है? संपादित होती हैं। मतलब दोनों साथ साथ चलती हैं। तो आप लोगों जो है जंतुओं के शरीर में बनने वाले सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड है। और जो है कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा आप लोगों को बताए अमोनिया, यूरिया है ना, यूरिक अम्ल। और जो है कार्बन डाइऑक्साइड तो फेफड़े से जो है निकल जाता है, लेकिन अमोनिया जो है
ये जो है खतरनाक उत्सर्जी पदार्थ है। ये मनुष्य में जो है तुरंत ये टूटकर यूरिया के रूप में होता है, और यूरिया के द्वारा जो है मतलब यूरिया जो है हम लोगों के मतलब कि उत्सर्जन मार्ग से ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इसमें ब्रिक के कार्य के बारे में आप लोगों को बताएं कि ब्रिक जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, पहला कार्य उसका है ना, ट्यूबुलर पुनर्वशोषण और ट्यूबुलर श्रवण, ये जो है ब्रिक के कार्य है। ये जो है ब्रिक कार्य करता है। और जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो है 80 से 100 ग्राम प्रोटीन आहार के रूप में जब कोई व्यक्ति लेता है तो उसमें जो है मूत्र की प्रतिशत मात्रा निम्नलिखित होती है ना, जो है जल 96% एवं ठोस 4%, जिसमें यूरिया 2% तथा अन्य पदार्थ भी 2% रहते हैं। इसके बाद में यूरिक अम्ल जो है रक्त में इसकी सामान्य मात्रा 2 mg से 3 mg प्रत्येक 100 ml रक्त में होती है। तो प्रतिदिन जो है करीब 1.5 से 2 ग्राम यूरिक अम्ल, 1.5 से 2 ग्राम यूरिक अम्ल शरीर से बाहर निकलते हैं। तो बच्चे हम लोग जो है आज उत्सर्जन तंत्र जो है ब्रिक के बारे में जो है हम लोग पढ़े। तो इसमें आप लोगों को समझ में आया? तो ठीक है बच्चे, हम जो है इसी के साथ जो है इस पाठ को ख़त्म करते हैं। जो शेष बचा है उसको अगले क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे।